हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिक्ट क्लासेस। मैं विपुल दीप सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। और जो हमारा ये लेक्चर रहेगा ये हमारा रो वाटर ट्रीटमेंट के अंदर जाएगा। ठीक है, हम लास्ट लेक्चर में आपको जो वाटर ट्रीटमेंट का मिला है उसके अंदर हम स्टडी कर चुके हैं। कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन तक हम पढ़ चुके हैं। देखो, फ्लोकुलेशन जो है ना अलग से आपको बहुत कम मिलेगा, बुक्स के अंदर भी ना इसकी प्रोसेस को दिया हुआ नहीं है। क्या होता क्या है, कोएगुलेशन के अंदर ही हमने क्या करते हैं, कोएगुलेशन एडेड फ्लोकुलेशन जो है ना एक साथ ही पढ़ लिया जाता है, या मैं यूं कहूं कि सेडिमेंटेशन के अंदर ही कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन को पढ़ लिया जाता है। फ्लोकुलेशन अलग से बताया नहीं जाता। फिर भी अपन ने डिस्कस किया। चलो, मैंने आपको टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट वगैरह का डेटा दे दिया है। अब अपने ऐसा करते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस जो है ना हमारा वो स्टार्ट करते हैं, और वो है फिल्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है हमारा फिल्ट्रेशन का। देखो, हम कहां तक ले आए पानी को, हम पानी को ले आए कोएगुलेशन करवा के, हमने क्लॉक्स भी बनवा लिए, बड़े बड़े फ्लॉक्स भी बनवा लिए। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि उसको फिल्टर करवाएं। अच्छा जी, ये सब कुछ पढ़ने से पहले हम चलते हैं थोड़ा सा रिवीजन की तरफ। बात करें, सबसे पहले हमने क्या किया था, स्क्रीनिंग करी थी। स्क्रीनिंग में हमने क्या किया था, फ्लोटिंग मटेरियल्स निकाल दिए थे। बात समझ में आई, जितने भी फ्लोटिंग मटेरियल थे निकाल दिए। स्क्रीनिंग के बाद आए हम एरेशन की तरफ। यहां पर हमने क्या किया, डिजोल्व्ड गैसेस को खत्म किया। ठीक है, डिजोल्व्ड गैसेस को रिमूव किया। अच्छा जी, डिजोल्व्ड गैसेस कौन कौन सी थी, CO2 रिमूव किया, H2S रिमूव किया, ठीक है, CH4 रिमूव किया। तीन गैसेस को हमने ज्यादा रिमूव किया। उसके साथ ही प्लस हमने एरिएशन के अंदर Fe और Mn आपका फेरस आयन और मैग्नीज की वजह से जो क्या थी, अशुद्धियां थी, जो इंप्यूरिटीज थी, उनको भी क्या कर लिया, रिमूव कर लिया। ठीक है, ये काम हमने कहां पे किया, एरिएशन में। एरिएशन के बाद हम आगे बढ़े और हमने पढ़ा सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में हमने क्या किया, जो हमारे सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे, सस्पेंडेड पार्टिकल्स कौन से नेचर के, अगर वो इनऑर्गेनिक थे तो डायरेक्टली सेटल कर जाएंगे, अगर वो इनऑर्गेनिक नहीं है और ऑर्गेनिक है सस्पेंडेड पार्टिकल्स, तो आप यहां पर क्या करते थे, कोगुलेंट ऐड करते थे। बात समझ में आ रही, कोगुलेंट ऐड करते थे। यहां पर कोगुलेंट ऐड किया आपने, कोएगुलेशन करके ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो इनको सेटल करवाया। कोएगुलेशन के अंदर भी हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और सेडिमेंटेशन में पढ़ा था। सेडिमेंटेशन के अंदर आपको बोलना नहीं है, एक तो VS सेटलिंग वेलोसिटी और दूसरा VF वेलोसिटी ऑफ फ्लो। ठीक है, समझ में आ रहा है। वेलोसिटी ऑफ फ्लो का मैंने डेटा दिया था 0.15 मीटर पर मिनट से कितना लिया जाता है, 0. ये जहां पे मिनट है 0, ठीक है, 0.9 मीटर पर मिनट। और अगर आपको क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया हो न्यूमेरिकल में, आपको कितना लेना है, 0.3 मीटर पर मिनट लेना है। ये डेटा कल मिल चुका है आपको। ठीक है, और 12 से 18 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे, ये आप प्लेन सेडिमेंटेशन की आपकी सरफेस लोडिंग रेट। बात समझ में आ रही है। अगर मैं बात करूं आपकी कोएगुलेशन एडेड की, तो वो कितनी थी, 24 से 30 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर और पर डे, ये आपका था। बात समझ में आ रही है, ये था कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन। बात समझ में आ रही है। ये सारा कुछ हमने सेडिमेंटेशन के अंदर पढ़ा, ज्यादा नहीं डेप्थ में जाएंगे। आगे बढ़ते, कोएगुलेशन के बारे में हमने पढ़ा। कोएगुलेशन में पढ़ा कि आपने क्या किया, इंप्यूरिटीज के चारों तरफ क्या घूम रहा था, नेगेटिव चार्ज घूम रहा था। इसे पकड़ लिया और आपने यूटिलाइज कर लिया। यूटिलाइज कैसे किया, आपने इसके अंदर डाला कोएगुलेंट, और उस कोएगुलेंट ने क्या किया, इंप्यूरिटीज जो थी उनको अट्रैक्ट किया और जोड़कर क्या बना दिए, बड़े साइज के पार्टिकल बना दिया। बड़ा साइज का पार्टिकल बना दिया जो कि सेटल होने में क्या था, इजी था। आगे बढ़े, कोएगुलेशन कर लिया हमने, हमारे फ्लोकुलेशन की तरफ। फ्लोकुलेशन क्या था, देखो, कोएगुलेशन क्या होती है, आपकी फास्ट मिक्सिंग होती है। यहां मैं लिख रहा हूं, ये फास्ट मिक्सिंग थी। फ्लोकुलेशन की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इंप्यूरिटीज हो रही होती हैं जो जल्दी सेटल करवाने से सेटल नहीं हो पाती, फास्ट से नहीं हो पाती, लेकिन हमें क्या चाहिए, उसकी स्लो मिक्सिंग चाहिए। अच्छा जी, फ्लोकुलेशन के अंदर हमने तीन चीजें, तीन कंडीशन मैं बात करूं तो हमने स्टडी करी। एक ये बात करी कि G/TD आपका एक पैरामीटर है जो आपको बताता है इंप्यूरिटीज और कोएगुलेंट के बीच में कॉन्टैक्ट अपॉर्चुनिटी। यहां पर हमने क्या बात करी कि अगर आपका G ज्यादा होगा और TD मतलब डिटेंशन टाइम कम होगा, इस कंडीशन में आपके कैसे फ्लॉक्स बनेंगे, स्मॉल डेंस फ्लॉक बनेंगे। ये हमने कल पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, अगर इसका उल्टा हो, अपोजिट होगा, तो क्या होगा, लार्जर बट लाइटर फ्लॉक्स। ठीक है, लाइटर फ्लॉक्स बनेंगे। बात समझ में आई। ये दोनों कंडीशन हमने पढ़ ली थी, लेकिन हम चाहते क्या है फ्लोकुलेशन के अंदर, इस मेथड के अंदर हम ये चाहते हैं कि जो आपके फ्लॉक्स है वो कैसे बने, लार्जर फ्लॉक्स बने और डेंस फ्लॉक बने। ये रिक्वायर्ड है। मिल क्या रहा है, ये और ये मिल रहा है, लेकिन हमें चाहिए लार्जर और डेंसर फ्लॉक्स चाहिए। बात समझ में आ रहा है। तो इसको प्राप्त करने के लिए, इसको गेट करने के लिए हमने क्या किया, G को बढ़ाया और डिटेंशन टाइम को डायरेक्टली हम इंक्रीज नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली हमने क्या किया, जो लेंथ थी, लेंथ को क्या कर दिया, वेरी करवा दिया। जो आपकी चैम्बर की लेंथ थी ना, उसको क्या करवा दिया, वेरी करवा दिया। G बढ़ गया, ऑटोमेटिकली TD भी इंक्रीज हो गया, तो क्या हो गया, हमें क्या मिलने लग जाएंगे,
लार्जर डेंसर फ्लॉक्स मिलने लग जाएंगे। यहां तक हमने स्टडी कर लिया था। और ये पैरामीटर जो था जी, इसको हमने क्या बोला था, टेम्पोरल मीन वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो मैंने आपको बोला था। आपको किसी बुक के अंदर मिलेगा 10 to 75 पर सेकंड इसकी यूनिट मतलब वैल्यू, और कई जगह पे आपको इसका डिजाइन डेटा जो है वो क्या मिलेगा 20 to 75 पर सेकंड इसकी यूनिट होती है। याद रखना है, फॉर्मूला मैंने आपको कल एक बताया था इसका, ठीक है। पी पॉन यहां क्या था, म्यू, और साथ में क्या था, वॉल्यूम। ये मैंने आपको कल बताया था। ये वॉट के अंदर था, ये न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में था, और वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में था। लो मैं लिख देता हूं यूनिट, फिर भी यूनिट अब अच्छे से याद किया करो, न्यूमेरिकल में नहीं तो दुख देती है बाद में हमें। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ये थी डायनेमिक विस्कोसिटी की यूनिट, वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में था, और पावर आपकी वॉट के अंदर थी, ठीक है। यहां से जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, पर सेकंड में मिलेगा, ठीक है। ये सारा कुछ हमने पढ़ लिया था कल तक। अब हम आते हैं आगे और बात करते हैं फिल्ट्रेशन की। देखो आपने काफी कुछ किया, ऑर्गेनिक पार्टिकल जो थे उनको सेटल करवाने की भी कोशिश करी, इनऑर्गेनिक को भी करी, लेकिन क्या हुआ, फिर भी कुछ ऐसे इंप्यूरिटीज जो थी जिनका डिकम्पोजिशन होना स्टार्ट हो चुका था, क्योंकि आप सेटलमेंट करवा रहे थे। देखो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो अंदर है, रो वाटर सैंपल जो आ रहा है उसके अंदर है। हमारे हाथ पे अगर मैं बात करूं स्किन पे, तो यहां पर भी लाखों बैक्टीरिया होते हैं, लाखों माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं अगर माइक्रोस्कोप से देखें तो। हम फिल्ट्रेशन के अंदर क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि वो ऑर्गेनिक मैटर जिनका डिकम्पोजिशन या तो स्टार्ट हो गया है या होने वाला है, उन्हें हम क्या करवाएं, यहां पर डिकम्पोज करवा दें और खत्म करें। अच्छा जी, ये काम तो किया ही किया, प्लस हमें और क्या फायदे मिलेंगे, इनसे क्या होगा, जो इंप्यूरिटीज है कुछ वो भी ऑक्सीडाइज हो जाएंगी, कुछ आपका जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डिकम्पोजिट हो जाएगा, और कुछ आपकी जो डिजोल्व्ड गैसेस होंगी वो भी क्या हो जाएंगी, रिमूव हो जाएंगी। ये कुछ फायदे हैं फिल्ट्रेशन के। आगे चलते हैं, पढ़ते हैं फिल्ट्रेशन के बारे में, पढ़ना है। उम्मीद कर रहा हूं कि आप पुराने लेक्चर्स जो हैं उनको देख रहे होंगे। पुराने तो क्या है भैया, 2-3 दिन के अंदर ही सारे लेक्चर अपलोड हुए हैं, आप जानते हो। जितनी मेहनत लग रही है वो आपको भी दिख रहा है, मालूम है आपको। देखो एक बात बताऊं मैं आपको, कई बार क्या होता है चीजें ना, आप उम्मीद कर रहे होगे मेरे से कि सर मतलब बोर्ड पे मिटाते हैं, हमारा टाइम खराब होता है, नहीं। लेकिन उस टाइम के अंदर मैं कोई फालतू बात नहीं करता, आपको मैं 30 से 40 मिनट के अंदर वो कंटेंट दे रहा हूं जो आपको ऑफलाइन क्लास के अंदर लगभग 3 से 4 घंटे के अंदर मिलता है, ठीक है जी। मेरा यही है, सिर्फ आपको हेल्प करने का उद्देश्य है मेरा यहाँ पे, और कोई नहीं है। अगर ये उद्देश्य होते तो मैं अभी तक कोई ना कोई बढ़िया सी टेस्ट सीरीज बना के आपसे पैसे बटोरना शुरू कर चुका होता। ये टारगेट नहीं है मेरा, सिर्फ यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी हेल्प करना टारगेट है। देखिए जी, फिल्ट्रेशन क्या होता है, फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। देखो फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, फिल्टर तो नाम से हमें समझ में आ रहा है ना, हमने भी फिल्टर का नाम सुना हुआ। फिल्टर से हम जनरल नॉलेज क्या लगा लेते हैं कि एक जाली है, ठीक है, और पीछे हम अगर बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर की बात करें तो वहां पे मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। फिल्टर मेम्ब्रेन वगैरह सस्पेंडेड सॉलिड में भी हमने डिस्कस किया था। मान लो ये मेरी एक फिल्टर बेड है, यहां पर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। इन पोर्स के अंदर क्या होता है, जो आपकी इंप्यूरिटीज होती है क्या वो फंस जाती है, क्या फंस जाती है, क्या फंसती है जी, बिल्कुल फंसती है। फिल्टर का मतलब ही क्या है, हम छान रहे हैं, एक तरीके से छान रहे हैं किसी चीज को। तो देखो फिल्ट्रेशन के अंदर क्या होता है, जो भी आपकी फिल्टर बेड है ना, इसके अंदर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। तो इसकी जो पोर का साइज है, पोर के साइज से बड़ी जो इंप्यूरिटीज है ना, बात समझ में आ रही है, इस पोर के साइज से बड़ी इंप्यूरिटीज क्या होती है, यहां पर फंस जाती है, यहां पर आ जाएंगी, इस गैप्स के अंदर फंस जाएंगी, जो यहाँ पर जगह पड़ी है जहां से पास हो रही थी। यहां पर क्या होंगी, बड़ी जो इंप्यूरिटीज है ना इस पोर के साइज से, वो यहां पर आकर फंस जाएंगी। अच्छा जी, वो फंस गई। अब उनके फंसने की वजह से क्या होता है, यहां पर ये पूरी लेयर बंद हो जाती है। अच्छा जी, ये लेयर बंद हुई तो अब यहां पर देखो दो चीजें हो गई, जो पार्टिकल बड़े थे साइज में क्या थे, जो पार्टिकल साइज क्या थे, बड़े थे, वो तो यहां पर क्लॉग हो गए। प्लस एडिशन टू, अगर आपके पास कोई स्मॉलर पार्टिकल्स भी थे, ऐसे जो फिल्टर की पोर से छोटे थे, जो डायरेक्टली पास कर जाते, वो भी अब क्या होंगे, इस लेयर के ऊपर आकर आपका रुकना शुरू हो जाएंगे। तो क्या हमें फिल्ट्रेशन से दो चीजों से समाधान मिल रहा है क्या, एक तो फिल्टर की पोर से जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनसे भी हम छुटकारा पा रहे हैं, प्लस जो फिल्टर की पोर से छोटे साइज के पार्टिकल है वो ऑटोमेटिकली बड़े पार्टिकल्स यहाँ पे रुके, उनके ऊपर जाके छोटे पार्टिकल्स जो है वो सेटल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है इस तरह से इंप्यूरिटीज को रिमूव करने की। अब आगे ना पता है क्या, यहां पर मैं ऐड ऑन नहीं कर रहा हूं, आगे आएंगी वो चीजें। फिल्ट्रेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि फिल्ट्रेशन के अंदर ऑपरेशन किस किस तरीके से होते हैं, इलेक्ट्रिकल क्या होता है, बायोलॉजिकल पैरामीटर्स कैसे कैसे चेंज होते हैं, ठीक है, वो सारी स्टडी हम आगे करेंगे। लेकिन इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेशन बोलते हैं। यहां आप इतना जान लो, फिल्ट्रेशन इसको बोलते हैं, इस काम को आप क्या बोलते हो, फिल्ट्रेशन बोलते हो। यहां पर होता क्या है, बड़ी इंप्यूरिटी छोटी इंप्यूरिटी कैसे रिमूव होती है वो अभी हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर के अंदर। चलिए जी, सबसे पहले अपन थोड़े फायदों की बात करते हैं। फिल्ट्रेशन से फायदा क्या होता है, देखो फायदा होता है आपका सबसे पहला, आप ऑर्गेनिक मैटर को रिमूव कर पाते हो, ऑर्गेनिक मैटर को, या मैं यूं कहूं कि उस ऑर्गेनिक मैटर को जो पार्शियली डिकम्पोज हो रहा था,
पार्शली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसका क्या हो जाता है यहाँ पर, रिमूवेबल हो जाता है। अच्छा जी, सेकेंड बात अगर मैं करूं यहां पर, तो क्या आपको डिजोल्व्ड गैसेस से भी छुटकारा मिलेगा? डिजोल्व्ड गैसेस आर ऑल्सो रिमूव्ड। ठीक है, डिजोल्व्ड क्या होती है, डिजोल्व्ड गैसेस वो भी यहां पर खत्म हो जाती है। थर्ड अगर मैं तीसरी बात करूं, तो क्या यहां पर डिजोल्व्ड गैसेस खत्म हुई, ऑर्गेनिक मैटर खत्म हुए, इनके अलावा क्या बच गए आपके? देखो यहां पर इनके अलावा और कौन सी इंप्यूरिटीज बचेंगी? यहां पर बचेंगी ऐसी इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज जो बड़ी है फिल्टर के साइज से, और इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज है ना, इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज। अगर कोई बड़ी इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटी है जो सेडिमेंटेशन में सेटल नहीं हुई, जो कोगुलेशन में भी सेटल नहीं हुई, वो कहां आकर रुक जाएगी? फ्लो को यहां पर अपनी फिल्ट्रेशन के अंदर तो आकर रुकी जाएगी। इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज साइज में जो क्या है, थोड़ी सी बड़ी है ना, वो भी यहां पर रिमूव हो रही है। डिजोल्व्ड गैसेस आपकी खत्म हुई, ऑर्गेनिक मैटर आपके खत्म हुए। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। और प्लस आपको यहाँ पर क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहीं तक जा पाते हैं, इससे आगे नहीं जाते। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, यहाँ पर लगभग 90 to 99% तक आपके पास इम्प्यूरिटी से आपको छुटकारा मिलता है ना। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जो क्या होते हैं, यहाँ पर ही खत्म होना स्टार्ट हो जाते हैं, यहीं पर खत्म हो जाते हैं। बाकी के बचे हुए नेक्स्ट स्टेप जो होता है फिल्ट्रेशन का, क्लोरिनेशन, वहां पे उनको मार देते हैं। बात समझ में आ रही है? बैक्टीरिया को भी मारते हैं, फ्यूचर कंटामिनेशन से जो बचाना होता है। ये पूरी बात समझ में, ये तो हुए फायदे फिल्ट्रेशन के। ठीक है जी, फायदे क्या क्या हुए? पार्शली डिकम्पोज्ड मटेरियल, ऑर्गेनिक जो है आपका, ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज वो सारी रिमूव हो जाएंगी, डिजोल्व्ड गैसेस रिमूव हो जाएंगी, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो फिल्टर की पोर से बड़े साइज के वो भी खत्म हो जाएंगे, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी खत्म हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं कॉन्सेप्ट क्या होता है फिल्ट्रेशन के अंदर। देखो जी, सबसे पहले फिल्ट्रेशन के अंदर दो तरीके का पॉसिबल है काम। कैसा? एक तो होती है ग्रेविटी फिल्टर, समझ में आ रहा है, ग्रेविटी फिल्ट्रेशन, ग्रेविटी फिल्ट्रेशन, और दूसरा होता है आपका प्रेशर फिल्ट्रेशन। दोनों को एक साथ डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या होता है जी ग्रेविटी फिल्टर? देखो फिल्टर जो आपका ना, फिल्टर बेड, इस बेड के ऊपर वाटर को आने के लिए और यहां पर क्या फिल्टर होने के लिए जो हेड रिक्वायर्ड होता है ना, मैंने बोला द हेड रिक्वायर्ड बाय द वाटर ऑन फिल्टर बेड, है ना। इस फिल्टर बेड के ऊपर जो वाटर को हेड चाहिए फिल्टर से पास करने के लिए, वो हेड किस एक्शन से प्रोवाइड होता है? वो ग्रेविटी एक्शन से प्रोवाइड होता है। बात समझ में आ रही है? यहां पर हमने कोई भी एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी यूज नहीं किया। मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर वाटर को, जो आपका वाटर सैंपल है, रो वाटर सैंपल है, उसको फिल्टर बेड के ऊपर आकर फिल्टर के अंदर से पास होने के लिए जो हेड रिक्वायर्ड है वो किससे मिल रहा है? ग्रेविटी के एक्शन से मिल रहा है। दैट मीन्स आपका फिल्टर कैसा है? ग्रेविटी फिल्टर है। अगर जो रो वाटर सैंपल को फिल्टर की बेड से पार होने के लिए, यहां पर फिल्ट्रेशन होने के लिए जो हेड रिक्वायर्ड है वाटर को, वो किससे मिल रहा है? प्रेशर से मिल रहा है। इसका मतलब आप कॉन्सेप्ट क्या यूज कर रहे हो? प्रेशर फिल्ट्रेशन कर रहे हो, या फिर आप यूं कह दो कि प्रेशर फिल्टर आप यूज कर रहे हो। ये दो कॉन्सेप्ट है। द हेड रिक्वायर्ड बाय द वाटर टू पार्ट, मतलब टू पास थ्रू द फिल्ट्रेशन बेड। मैंने क्या बोला? फिल्टर की बेड से वाटर को पार होने के लिए जो हेड रिक्वायर्ड है वो मिला किससे? ग्रेविटी से। या फिर किससे मिल सकता है? प्रेशर से। ग्रेविटी से मिल रहा है तो ग्रेविटी फिल्टर, और प्रेशर से मिल रहा है तो प्रेशर फिल्टर। इतना ही कॉन्सेप्ट है, इससे ज्यादा आपके काम का नहीं है, इतना ही जानना है आपको। ठीक है, दो चीजें पॉसिबल है। अब जो ग्रेविटी फिल्टर है ना आपके, इनको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया ग्रेविटी फिल्टर्स को। ठीक है, अब ग्रेविटी फिल्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो पहला बोला गया है कि आपका क्या होगा? स्लो सैंड फिल्टर। पहला फिल्टर जो है वो क्या है? स्लो सैंड फिल्टर। और दूसरा जो आपका है वो क्या है? रैपिड सैंड फिल्टर। बात समझ में आ रही है? दूसरा आपका फिल्टर कौन सा है? रैपिड सैंड फिल्टर। अच्छा जी, ये बात समझ में आई। प्रेशर फिल्टर ये अलग है, इनका सब क्लासिफिकेशन नहीं किया गया, सिर्फ प्रेशर फिल्टर एक ही कैटेगरी है। ग्रेविटी फिल्टर के अंदर आपको दो दिए गए, स्लो सैंड फिल्टर और रैपिड सैंड फिल्टर। दोनों को हम आगे चल के स्टडी करेंगे पूरा का पूरा कि स्लो सैंड में क्या होता है, रैपिड सैंड में क्या होता है। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आया होगा कि फिल्ट्रेशन होता क्या है, हमें फिल्ट्रेशन करने से फायदे क्या है, फिल्टर के अंदर जो प्रिंसिपल है वो कितने टाइप का है, या मैं यूं कहूं कि फिल्ट्रेशन के टाइप कितने। तो ग्रेविटी फिल्टर और आपका प्रेशर फिल्टर, दो तरीके पॉसिबल है। ग्रेविटी फिल्टर में आपने दो तरीके पढ़े, कौन कौन से? रैपिड सैंड फिल्टर और स्लो सैंड फिल्टर। अभी सिर्फ नाम जाना है, पढ़ेंगे हम आगे। चलिए जी, हमने दो चार बार यहाँ पर नाम लिया फिल्टर बेड का। देखो अभी ना यहाँ पर थोड़ा सा मैं फिल्टर बेड के बारे में बता रहा हूँ, बाकी स्लो सैंड फिल्टर के अंदर और रैपिड सैंड के अंदर हम अलग अलग पढ़ेंगे इनको ना, क्योंकि ये अलग अलग तरीके की होती है। देखो है क्या एक्चुअल में, क्या है आपकी सबसे पहले एक सैंड की लेयर रखी गई। ठीक है, आपने क्या किया? कुछ डेप्थ तक सैंड जो है वो आपने लेयर बनाई। अच्छा जी, मैंने लिखा सैंड लेयर। अब इस सैंड लेयर की मान लेता हूं मैंने डेप्थ जो है ना वो कितनी रखी है? 90 mm रखी है। बात समझ में आ रही है?
90 mm रखी है ना। उसके ऊपर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे कैसी लेयर है, ग्रेवल्स की लेयर है, ठीक है। ये बड़े बड़े क्या है, पत्थर है, ग्रेवल्स है यहाँ पर, और जो ग्रेवल्स है इनकी लेयर है, और इसके ऊपर जितनी आपने क्या रखी है नीचे सैंड की डेप्थ रखी है, उतनी ही आप मान लो यहाँ पर क्या रख देते हो 90 to 110, ये क्या रख देते हो आप ग्रेवल की लेयर। और इस ग्रेवल की लेयर के ऊपर वाटर का हेड कितना होगा, उतना ही वाटर का हेड होता है जितना आप नीचे क्या करते हो, ये दो लेयर रखते हो। इन लेयर्स के नीचे क्या लगे हुए होते हैं, यहां पर लगे होते हैं आपके लैटरल्स। ये लैटरल क्या होते हैं, देखो इस टाइप का कुछ पाइप होता है, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि एक सर्कुलर पाइप है, एक सर्कुलर पाइप है, ठीक है जी। इस पाइप के अंदर से पानी पास कर रहा है, और मैंने क्या किया, यहां पर छेद निकाल दिए, और इन छेदों के अंदर से ये जो होल्स हैं पाइप्स के अंदर किए हुए, इनके अंदर से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जो है आपका निकल रहा है। इस तरीके का जो मैकेनिज्म यहाँ पर लेयर्स के नीचे बना हुआ है, उसे हमने क्या बोला, लैटरल्स बोला। अब ये लैटरल्स जो होते हैं, सेंट्रल लैटरल भी होता है, इसके अंदर मैनिफोल्ड्स भी होते हैं, कई सारी चीजें होती है। वो अभी टॉपिक ऑफ कंसर्न नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं फिल्टर बेड की, कि एक्चुअल में फिल्टर बेड जो है वो है कैसा, उसका मैं आपको यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा आइडिया। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर क्या है, वाटर है आपका, वाटर हेड। अब ये पूरी जो ना फिल्टर की लेयर आपको दिखाई दे रही है, फिल्टर बेड जो दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा फिल्टर बेड है, ये इसी के अंदर से फिल्ट्रेशन होके जा रहा है। अच्छा जी, अब फिल्ट्रेशन की अगर मैं थ्योरी की बात करूं, है ना, अगर मैं बोलूं कि फिल्टर के अंदर बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी है फिल्ट्रेशन के अंदर, तो वो कुछ प्रोसेस से होकर गुजर रही होगी, मतलब इस पूरी लेयर के ऊपर कुछ प्रोसेस हो रहे होंगे। अच्छा जी, एक सबसे पहला अगर मैं बात करूं, ये प्रोसेस जो है 4 पार्ट के अंदर होती है वैसे तो, ठीक है, 4 पार्ट के अंदर प्रोसेस पूरी होती है। अगर मैं बात करूं सबसे पहली प्रोसेस की, सबसे पहले क्या होता है, ये होता है मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। बात समझ में आई, सबसे पहले क्या होगी, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। सेकंड प्रोसेस क्या होती है, सेकंड प्रोसेस आपकी होती है सेडिमेंटेशन, ठीक है जी, समझ में आया आपको। सेकंड प्रोसेस क्या हो रही है, सेडिमेंटेशन। 4 प्रोसेस टोटल इन फिल्टर बेड के ऊपर होती है, चारों को हम थोड़ा स्टडी करेंगे। सबसे पहली प्रोसेस मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, एंड आफ्टर दैट सेडिमेंटेशन। और आपका जो थर्ड प्रोसेस है, थर्ड प्रोसेस आपका यहां पर होगा बायोलॉजिकल चेंजेज। थर्ड में यहां पर लिख रहा हूं, वो होगा आपका बायोलॉजिकल चेंजेज। अच्छा जी, नेक्स्ट आपका बायोलॉजिकल चेंजेस के बाद में फोर्थ पॉइंट क्या आता है, वो आता है इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस। इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस, देखो ये आपको ना याद होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरे वाटर ट्रीटमेंट का। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनता है वो इसी प्रोसेस के ऊपर बनता है कि फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के अंदर, है ना, जो थ्योरी ऑफ फिल्टर है, मैं बोलूं फिल्ट्रेशन के अंदर होता क्या क्या। सबसे पहले मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, फिर क्या होता है सेडिमेंटेशन होता है, फिर उसके बाद में क्या होगा बायोलॉजिकल चेंजेज होंगे, और लास्ट में क्या होगा इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेज होगा। चारों के चारों समझाऊंगा, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे। पिछली बार भी रैपिड सैंड फिल्टर से क्वेश्चन पूछा हुआ है मड बाल फॉर्मेशन का, ठीक है, वो ऑपरेशनल ट्रबल्स होते हैं रैपिड सैंड फिल्टर के, जो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको मिलेगा, ठीक है। यहां बात कर रहे हैं 4 प्रोसेस होती है। सबसे पहली प्रोसेस आती है मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। देखो मैकेनिकल स्ट्रेनिंग क्या होता है, मैंने बोला कि जो आपकी फिल्टर बेड है ना, ये फिल्टर बेड, इसके अंदर जो पोर्स है, जो आपको यहाँ पर ये जो जगहें दिखाई दे रही है ना, ये जो पोर्स दिखाई दे रहे हैं, इनसे बड़ी जो इंप्यूरिटीज है, इस साइज से बड़ी इंप्यूरिटीज, ठीक है, फिल्टर बेड की पोर से, मैंने बोला इनके पोर्स से बड़े साइज के पार्टिकल, ठीक है, लार्जर पार्टिकल, या बोल लो आप बिग पार्टिकल, लार्जर साइज पार्टिकल जो है वो क्या होंगे, मैंने क्या बोला आपको, फिल्टर बेड की पोर से, इसके जो ये जो पोर्स है ना, बीच में जो गैप है, इन गैप से जो बड़े साइज के पार्टिकल है वो क्या होंगे, यहां पर आकर क्या हो जाएंगे, स्ट्रेन हो जाएंगे। बात समझ में आई, स्ट्रेनिंग होगी सबसे पहले, वो बड़े बड़े साइज के पार्टिकल यहां आकर रुक जाएंगे। लो जी रुक दिए, ये रुक गए पार्टिकल। अच्छा जी, अब आगे क्या होगा, ये तो आगे बड़े साइज के पार्टिकल, और इन्होंने क्या किया, इस पूरी फिल्टर बेड को ढक दिया, इसको पूरा भर दिया। अब यहां से जो पानी पास करेगा पहले यहां गुजरेगा, फिर इस सैंड लेयर के अंदर से होता हुआ जाएगा, और लास्ट में कहां पहुंचेगा, इस पाइप के अंदर पहुंचेगा, और उसमें क्या है, होल्स है, ठीक है, लेटरल्स लगे हुए हैं, उनके थ्रू फिर ये कहां जाता है, आउटलेट की तरफ जाता है। अच्छा जी, ये तो बात हमें समझ में आती है कि पानी कैसे निकलेगा बाहर, वो तो बाद में डिस्कस करेंगे। अब बड़े साइज के पार्टिकल जो है यहां पर रुक गए, इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेनिंग बोलते हैं। स्ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि फिल्टर की पोर के साइज से बड़े पार्टिकल तो यहां पर रुक गए। अब इनके रुकने की वजह से क्या हुआ, आर्टिफिशियली अगर मैं बात करूं तो क्या ये पूरी की पूरी फिल्टर बेड जो है एक तरह से क्या होती चली जा रही है, फिल्टर बेड जो है कंप्लीट रुकती चली जा रही है। तो यहां पर क्या होगा, इस फिल्टर की साइज का पोर जो मान लेता हूं मैं ये था, अब इस साइज से जो छोटे साइज के पार्टिकल है, जो इतनी सी साइज का पार्टिकल है, वो भी यहां पर क्या होगा, स्ट्रेनिंग की वजह से रुक जाएगा। भैया बड़े साइज के पार्टिकल नीचे रुके हुए तो ऊपर क्या होंगे, अब जो नए छोटे पार्टिकल आने वाले हैं वो भी रुक जाएंगे क्या, हाँ जी रुक जाएंगे। यही हमें फायदा होता है इस प्रोसेस का। मैकेनिकल स्ट्रेनिंग इज अ प्रोसेस जिसके अंदर क्या हुआ, आपकी फिल्टर के
पोर से बड़े साइज के पार्टिकल भी रुक गए, प्लस उस पोर के साइज से जो छोटे पार्टिकल है वो भी क्या हो गए, यहाँ पर क्लॉग हो गए। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। हमें डबल फायदा मिला, बड़े एंड छोटे दोनों साइज के पार्टिकल जो है वो यहाँ पर क्या हो गए, अटक कर रुक गए। ये बात समझ में आती है, मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, देखो पीछे जो आपने कोएगुलेशन के अंदर पानी को क्या किया था, कोएगुलेशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपने टर्बुलेंस दी थी, कुछ पैडल्स यूज किए थे, है ना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप कोएगुलेशन और फ्लोकुलेशन कराओ। मिक्सिंग बेसिंग के अंदर आपने क्या किया था, वाटर को टर्बुलेंस दी थी, कुछ आपने क्या किया, शाफ्ट लगाई, कुछ पैडल्स लगाए, पानी को क्या किया, मूव किया हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर, है ना। दोनों कंडीशन में आपने किया उसको। अब वो पानी जिसके अंदर टर्बुलेंस आई थी, वो पानी यहां पर आकर क्या हो रहा है, धीरे धीरे उसकी टर्बुलेंस जो है वो क्या हो रही है, खत्म हो रही है। टर्बुलेंस खत्म होगी और पानी यहां पर रुका रहेगा। भैया ये रहा ना पानी, यहां पर कुछ देर के लिए रुकेगा। जब ये लेयर है तो यहां पर पानी रुकेगा और उसके अंदर से धीरे 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 क्या होगा, पास करके जाएगा। तो क्या यहां पर ऑटोमेटिकली एक तरीके का सेडिमेंटेशन हो रहा है क्या, बिल्कुल जी। यहां पर नेक्स्ट क्या हो रहा है, सबसे पहले मैकेनिकल स्ट्रेनिंग हुई और इसके बाद में क्या हुआ, सेडिमेंटेशन हुआ। मतलब पानी जो था उसकी टर्बुलेंस खत्म हुई, कोएगुलेशन के अंदर उसके अंदर क्या आ गई थी, टर्बुलेंस आ गई थी। टर्बुलेंस का मतलब क्या होता है, उथल पुथल आई हुई थी पानी में, वो क्या हो गई, सेडिमेंटेशन प्रोसेस जब हुआ इसके अंदर वो खत्म हो गई, वो रुक गई। पानी क्या हुआ, एक बार स्टैंड बाय मोड पे आ गया, स्टैग्नेंट हुआ, रुका, थोड़ा उसको शांति मिली, थोड़ी देर के लिए रुक रहा है, फिर इनके अंदर से होके पास करके नीचे जा रहा है। ठीक है जी, ये सेकंड प्रोसेस हुई। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे और वो क्या है, बायोलॉजिकल चेंजेस। मेरे को थोड़ा सा बोर्ड साफ करना पड़ेगा इस प्रोसेस को समझाने के लिए। अगर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है तो ठीक है, नहीं मैं आपको ये प्रोसेस जो है आपकी बायोलॉजिकल चेंजेस वो समझाने जा रहा हूं। यहां पर आपको पता चल जाएगा, जिसने अपनी पूरी वर्डिक्ट क्लासेस की पूरी वीडियोस देखी है ना, उसको यहां पर तुरंत समझ में आएगा कि बायोलॉजिकल चेंजेस होता क्या है। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखी उनसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा रो क्वालिटी पैरामीटर्स की जो वीडियोस है उनको देखो, बायोलॉजिकल वाली को भी देखो। देखो बायोलॉजिकल चेंजेस होता क्या है, मैंने आपको बोला कि यहां पर क्या हुआ, आपका जो क्या है मैकेनिकल स्ट्रेनिंग हुई थी, बड़े पार्टिकल्स और छोटे पार्टिकल्स दोनों रुके हुए थे। अब देखो यहां पर क्या होंगे, क्या कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो है, ये तो हमें पता है, ऑलरेडी प्रेजेंट है पानी के अंदर पहले से। अच्छा जी, क्या आपको ये जो इंप्यूरिटीज थी इनके अंदर क्या कुछ ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज भी होंगी क्या, बिल्कुल जी, कुछ ना कुछ इनऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज और ऑर्गेनिक भी होंगी। ठीक है, दोनों तरीके की होंगी, ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज भी यहाँ पर प्रेजेंट है। अब मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिक मैटर आया है ना, इसका क्या हो रहा है, पार्शियल डिकम्पोजिशन हो रहा है, पार्शियल डिकम्पोजिशन। अच्छा, अब आप पूछोगे सर कि ये पार्शियल डिकम्पोजिशन हमने स्टार्ट करवाया है या पहले से अपने आप हो रहा था। देखो पीछे कोएगुलेशन के अंदर हमने क्या किया था, एलएम डाली थी, एलएम डाली, वहां पर फ्लोक्स बने, फ्लोक्स बनने के बाद में क्या एक तरीके का ऑर्गेनिक फूड तैयार हो गया। तो अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे आपके छोटे छोटे जीव जंतु, कौन से वाले, वे लिविंग सेल्स, आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो थे, क्या उनको फूड मिल रहा है, क्या सोर्स ऑफ एनर्जी कार्बन मिल रही है क्या, बिल्कुल कार्बन मिल रही है। उसके अलावा भी क्या यहाँ पर सारा कुछ है, देखो उसकी भी बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, पीछे की जितनी भी प्रोसेस है उनके अंदर क्या होता हुआ आ रहा था, पार्शियल डिकम्पोजिशन हो रहा था। अब यहाँ पर जब आपका ये ऑर्गेनिक मटेरियल पहुंचा है ना, ये ऑर्गेनिक इंप्यूरिटीज जो यहाँ पहुंची है उनके अंदर पार्शियल डिकम्पोजिशन हो रहा था। और उन्हीं के अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट थी, देखो मैंने आपको बताया था, अगर कहीं भी डिकम्पोजिशन या तो स्टार्ट हो चुका है या कंप्लीट हुआ है तो वहां पर एक अंदाजा हमें उसी टाइम लग जाता है कि यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन कंटेंट है। ठीक है, ये किसको शो करता है, ये आपका शो करता है पोल्यूशन को, कि पानी के अंदर थोड़ा बहुत पोल्यूशन हुआ है। सेकंड अगर मैं बात करूं, यहां पर आपको क्या मिलेगा, मैग्नीज मिलेगा। ठीक है जी, मैग्नीज मिलेगा। अगर मैं थर्ड आपको बात करूं, क्या यहां पर फास्फोरस भी होगा क्या, भैया अब जितना मर्जी बचाव कर लो, पानी कहीं मर्जी से लेके आओ, फिर भी इसके अंदर क्या होता है, जो अपना क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, पानी को यूज कर रहे हैं, रॉ वाटर को यूज करने के बाद में जो वेस्ट वाटर में तब्दील होता है तो नदियों नालों में कहीं ना कहीं जाके तो मिल ही जाता है। तो उन नदी नालों के अंदर क्या हमारा ही वेस्ट आता है क्या, नहाया हुआ पानी भी आता है क्या, क्या साबुन वाला भी आता है, शैम्पू वाला भी आता है, सभी चीज आते हैं क्या, क्या यहाँ पर क्रीम्स का पानी भी आता है, क्या ब्यूटी पार्लर का वेस्ट भी आता है जी, सब कुछ आता है। कहीं ना कहीं से एक नदी के अंदर एक नाला तो मिल ही रहा होगा, तो बस आ गया आपका फास्फोरस। और अगर एक बार फास्फोरस आ गया तो आपको पता है कि फास्फोरस का काम क्या है। जिसने सारे वीडियो देखे हैं वो खुश हो रहा होगा कि सर फास्फोरस फिर से आ गया। क्या मैंने आपको बताया था कि इसे प्राइम पोल्यूटेंट ऑफ लेक बोला जाता है, बिल्कुल जी, प्राइम पोल्यूटेंट ऑफ लेक आपका क्या होता है, फास्फोरस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, फोर्थ यहाँ पर एलिमेंट कौन सा होगा, वो आपका देखो नाइट्रोजन मिला, मैग्नीज मिला, फास्फोरस मिला, और इसके अलावा आपको क्या मिल जाएंगे, और भी जो न्यूट्रिएंट्स है। ठीक है, बाकी सबको मैं एक करके नहीं स्टडी करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोरोली कि यहाँ पर क्या है, बाकी सारे भी न्यूट्रिएंट्स है।
अब देखो, जब यहाँ पर फास्फोरस आया तो आपको पता है फास्फोरस सबसे ज्यादा एनर्जी का काम करता है किसके लिए, आपका चीता। और ये चीता कौन है, अलगई, जिसने हमारी बहुत परेशानी दी हमें। कहां पर दी, एल्कलिनिटी के अंदर हमें बहुत इसने परेशान किया। इसने हमें बताया था कि ये बाइकार्बोनेट को खा जाता है, बाइकार्बोनेट को खाकर पीएच बढ़ा देता है, और पीएच जब बढ़ी हुई होती है तो हमने उसको क्या बोल दिया था, बाइकार्बोनेट एल्कलिनिटी, कास्टिक एल्कलिनिटी बोल दिया था। ठीक है, याद आ रहा है क्या, पुराने वीडियोस का रिवीजन करना बहुत जरूरी है अगर आपको नहीं याद आ रहा। अलगई की हमने बात करी थी, पानी की पीएच को बढ़ा देता है, 8.5 से 9 से ऊपर ले जाता है। ठीक है, ये सारी बातें हम कर चुके थे। अब न्यूट्रिएंट्स जब आया, जब फास्फोरस आया, अब अगर फास्फोरस आया तो ये अलगई के लिए क्या काम करता है, जीवनदायिनी बूटी। भैया जीवनदायिनी बूटी है ये इसकी। ठीक है, जीवनदायिनी बूटी बोल लो आप इसको, है ना। ठीक है, और अगर आपको नहीं याद हो रहा जीवनदायिनी बूटी से, तो आप कह सकते हैं अलगई के लिए फास्फोरस क्या काम करता है, एज ए न्यूट्रिएंट काम करता है। और ये क्या बाकी सारे के सारे कंपोनेंट जो है, क्या ये इसको हेल्प नहीं करेंगे, बिल्कुल। तो यहां पर क्या होगा, देखो यहां पर क्या होगा, अब अलगई बढ़ेगा। ठीक है, अलगई आप जानते हो, काई, जो आपकी काई है वो यहां पर बढ़ने लगेगी इस लेयर के ऊपर। यहां पर क्या आ गई, काई आ गई। अब ये जो अलगई है, यहां से यहां आपके कौन है, सूरज चाचू। ठीक है, चंदा तो मामू होते हैं और सूरज क्या होते हैं, चाचू होते हैं। ठीक है, ये क्या है, इनफाइनाइट सोर्स आपका एनर्जी का। एनवायरमेंट स्टडीज के अगर आपने लेक्चर देखे हैं तो आपको याद होगा, मैंने वहां पर बार बार कहा था, इनफाइनाइट सोर्स ऑफ एनर्जी आपका कौन है, सन है। सन से क्या हुआ, लाइट आई, और इस लाइट को लेकर अलगई ने यहां पर क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया। देखो पूरा प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है, आपको यहीं पर फिल्ट्रेशन पूरा समझ में आ जाएगा। फोटोसिंथेसिस, यहां पर क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हो गया। अलगई ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया। आपको ये पता है कोई भी प्लांट अगर लिविंग सेल है, प्लांट लिविंग सेल ही होते हैं, और वो क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या बनाएगा, यहाँ पर O2 बनाएगा। क्या, बिल्कुल। और क्या मैंने आपको पुरानी वीडियो के अंदर बताया था क्या, कि बैक्टीरिया को जीने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, हमें तो चाहिए रोटी कपड़ा और मकान, और आपके बैक्टीरिया को क्या चाहिए भैया, इसे चाहिए एयर एंड वाटर। फूड मिले ना मिले, लेकिन हमें एयर और वाटर तो दे दो, हवा और पानी तो दे दो, भोजन हम खुद बना लेंगे अपना, है ना, नहीं तो किसी से उधार ले लेंगे भैया। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है, बैक्टीरिया किसके साथ, पता ना, मैंने आपको समझाया था वहां पर, फंजाई के साथ रिलेशन समझाया था। वैसे बैक्टीरिया भी करता है कई चीजों के अंदर, है ना। एयर और वाटर चाहिए होता है इसे जीने के लिए, तो क्या इसे ऑक्सीजन मिली, क्या जीने के लिए हमें तेरे नाम का सहारा, बैक्टीरिया को मिल गया एयर का सहारा। यहां पर ऑक्सीजन मिल गई बैक्टीरिया को, और जैसे ही बैक्टीरिया को ऑक्सीजन मिली, क्या ये यहां पर डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देगा, बिल्कुल जी। अब ये धड़ाधड़ काम करेगा। इसे क्या चाहिए थी, ऑक्सीजन चाहिए थी। ऑक्सीजन इसने किससे ली, अलगई से ली। अलगई ने क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया। कैसे किया, सन की एनर्जी का यूज किया, धूप पड़ रही थी यहां पर। अच्छा जी, अलगई आया कहां से, क्योंकि पानी के अंदर जो आप लेके आए उसके अंदर क्या है, फास्फोरस है। फास्फोरस होने की वजह से अलगई बनी। अलगई ने सूरज की एनर्जी का यूज किया, सन की एनर्जी का यूज किया, और क्या किया, फोटोसिंथेसिस किया। फोटोसिंथेसिस किया तो O2 बनाया। उस O2 को किसने इस्तेमाल कर लिया, आपका दोस्त, ह्यूमन का फ्रेंड, बैक्टीरिया। क्या चाहिए इसे, एयर और वाटर। जैसे इसे एयर मिली, इसने क्या करा, डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर दिया ऑर्गेनिक मैटर का, और ऑर्गेनिक मैटर का यहां पर क्या हो रहा है भैया, अब डिकम्पोजिशन हो रहा है। अब आपके ऑर्गेनिक मैटर जो है ना, ये पार्शियल से किस में कन्वर्ट होने लग जाएंगे, फुल्ली डिकम्पोजिशन के अंदर स्टार्ट हो जाएंगे, क्या खत्म होना, बिल्कुल जी। तो आपको यहां पर निजात मिल रहा है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि फुल्ली डिकम्पोजिशन हो रहा है यहां पर, है ना, ऑर्गेनिक मैटर खत्म होने लग गए। अब एक टाइम ऐसा आता है आपका, उस कंडीशन के अंदर क्या होता है, ये पूरा ऑर्गेनिक मैटर, देखो सबसे पहले तो अलगई आया। अलगई कहां से आया, फास्फोरस की वजह से, पानी में फास्फोरस था तो अलगई आ गया। अब अलगई आया तो उसने फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन दिया, किसको, बैक्टीरिया को। जैसे ही बैक्टीरिया को ऑक्सीजन मिली, उसने क्या किया, डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर दिया। अब डिकम्पोजिशन हुआ तो क्या बना भैया, यहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज होने लग गया। अब आपको पता है, आप 50 लोगों को मैंने एक शादी में भेजा, आप लोग क्या करोगे, एकदम भूखे हो, है ना, 5-10 दिन से भूखे हो, आपको मैंने भेज दिया, जाओ शादी में खाना, जाओ वहां पर जाके खाना खा लो। वहां पर खाना था 20 लोगों का, आप थे 50 लोग, और वो 50 लोग बनाए किसने, अलगई ने हेल्प करी, ऑक्सीजन दे दे के बनते चले गए। अब 20 लोगों का खाना और 50 लोग थे, वो जाते ही क्या कर देंगे, चट कर देंगे। ऐसा ही हुआ यहाँ पर। बैक्टीरिया इतने बड़े, इतने आपकी लिविंग सेल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहाँ पे इतने बड़े कि उन्होंने कंप्लीट डिकम्पोजिशन कर दिया ऑर्गेनिक मैटर का। और कई दिनों तक जब यहाँ पर पानी रुका रहा, उस पानी के अंदर ऑर्गेनिक मैटर जो थे कंप्लीटली खत्म हो गए। अब बैक्टीरिया के पास फूड नहीं है। जब फूड नहीं है तो वो क्या करेगा, बट पता ना आपको, इन्वायरमेंट, प्रकृति अपना संतुलन स्वयं बनाती है, ये हम इन्वायरमेंट स्टडीज में पढ़ चुके हैं। यहां पर क्या होंगे, अब जो बड़ी सेल्स है, बैक्टीरिया जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, वो क्या करेंगे, छोटी सेल्स को क्या कर जाएंगे, खुद खा जाएंगे, है
है ना। भोजन नहीं मिला तो क्या किया, छोटी सेल्स को खाया और खाकर क्या कर दिया, अपना सरवाइव कर लिया। ऐसे करते ही करते क्या हो रहा है, देखो सबसे पहले आपके क्या हुए, ये सारे के सारे एलिमेंट खत्म हुए। इनके खत्म होने के बाद में ऑर्गेनिक मैटर खत्म हुआ। ऑर्गेनिक मैटर के खत्म होने के बाद में बारी किसकी आई है, बैक्टीरिया की। और यहां पर जो प्रोसेस होगी जिसमें छोटी सेल्स को एक बड़ी सेल ने क्या किया, हजम कर लिया, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है। मैं आपको एनवायरमेंट के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, दैट प्रोसेस इज नोन एज एंडोजिनस रेस्पिरेशन। ठीक है जी, ये यहां पर काम आना था, इसलिए मैंने आपको पहले ही दिन एनवायरमेंट के लेक्चर में समझाया था कि एंडोजिनस रेस्पिरेशन क्या होता है। एंडोजिनस रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच स्मॉलर सेल्स जो होती हैं वो हजम कर ली जाती हैं, किनके द्वारा, बड़ी सेल्स के द्वारा। बड़ी सेल्स अपना सोर्स ऑफ एनर्जी छोटी सेल्स को यूज करती हैं और खत्म कर देती हैं उन्हें। ठीक है, और धीरे धीरे कर जब फूड बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो वो बड़ी सेल्स भी नहीं रहेंगी, वो भी क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। क्या हमारा यहाँ पर सारा काम हो गया? क्या ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हो गई? बिल्कुल जी, ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हुआ। क्या ऑर्गेनिक मैटर्स के अंदर जो इंप्यूरिटीज थी, मेटल्स की, क्या वो ऑक्सीडाइज हो गई? क्या भैया इतनी ऑक्सीजन घूम रही है वो भी ऑक्सीडाइज हुए? क्या प्रेसिपिटेट बने? क्या जब भी कोई एलिमेंट, जब भी कोई मेटल ऑक्सीडाइज होता है तो वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जाता है। अभी तक हम यही तो पढ़ते आ रहे हैं कोएगुलेशन में, है ना, वहां भी हमने यही पढ़ा और उससे पीछे भी यही पढ़ते हुए आ रहे थे। वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में यहाँ पर सबमिट हो गई। क्या बैक्टीरिया भी अपने आप मर रहे हैं? क्या धीरे धीरे वो भी अपने आप मर रहे हैं? भैया एक तीर से दो निशाने हो गए यहाँ पर। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर भी खत्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी खत्म। क्या अब जो हमें पानी मिलेगा वो एकदम क्लीन होगा? बिल्कुल जी। अगर मैं बात करूं फिल्ट्रेशन की, तो अगर आप स्लो सैंड फिल्टर यूज करते हो ना तो आपको एफिशिएंसी 90 to 99% मिलती है। 90 to 99% आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं मिलते, ऑर्गेनिक मैटर नहीं मिलता, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, कोई जीवनदायिनी बूटी नहीं मिलती, पानी आपको एकदम क्लीन मिलता है। दिस ऑल प्रोसेस इज नोन एज बायोलॉजिकल एक्टिविटी। ठीक है जी, इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट बोला जाता है। ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो हो रही है किसके अंदर हो रही है, फिल्ट्रेशन में हो रही है। अब यहां पर आता है लास्ट पॉइंट, लास्ट प्रोसेस जो होती है फिल्ट्रेशन की, वो क्या होती है उसको समझते हैं। उम्मीद करता हूं ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि सैंड, ग्रेवल, ठीक है जी, बैक्टीरिया कहां से आया, अलगाई कहां से आया, सन ने क्या काम किया। नहीं आए तो आप कम से कम 2 बार इस वीडियो को देखना, आपको फिल्ट्रेशन समझ में आ जाएगा। आपको इतनी समझ बन जाएगी कि आपको कुछ नहीं करना होगा इस वीडियो के बाद में, सिर्फ डिजाइन डेटा रटना और खत्म, बस खत्म हो जाएगा डिजाइन डेटा रट के आपका फिल्ट्रेशन पूरा। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यही है। लास्ट प्रोसेस आपकी जो होती है, फोर्थ प्रोसेस, वो होती है इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस। ठीक है जी, इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस क्या हो रहे हैं आपको समझ में तो आ ही रहा है। इलेक्ट्रो का मतलब यहां पर कुछ ना कुछ क्या, चार्ज है, चार्ज की बात होगी। बिल्कुल जी, यहां पर चार्ज की बात हो रही है। कैसे हो रही है चार्ज की बात? देखो दो चीजें हैं, एक तो आपका यहां पर कौन घूम रहा है, ऑर्गेनिक मैटर घूम रहा है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर घूम रहा है। क्या यहां पर आपके क्या हो रहे हैं, इंप्यूरिटीज भी घूम रही है क्या? बिल्कुल जी, यहां पर इंप्यूरिटीज भी घूम रही है। अब आपके ऑर्गेनिक मैटर और इंप्यूरिटीज के ऊपर जो चार्ज है, सपोज दैट यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो आपकी जो फिल्टर बेड है वो उसके ऊपर क्या होता है, अपोजिट चार्ज होता है। बात समझ में आ रही है? अगर यहां पर इंप्यूरिटीज जो है जिस तरीके के चार्ज की आ रही है तो इसके ऊपर क्या होगा, अपने आप ऑटोमेटिकली अपोजिट चार्ज होगा। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर को मैं मिटा देता हूं। सपोज दैट हम इंप्यूरिटीज का एग्जांपल लेते हैं। मैंने आपको बोला इंप्यूरिटीज आपकी कैसी है, Fe++ और Mn आपका 2+। ठीक है, दोनों आपके जो है ये इंप्यूरिटीज है। सपोज दैट ग्राउंड वाटर से लेके आए थे आप, फिल्ट्रेशन आपने करवाने आए आप, देखो क्या होगा, फिल्टर बेड जो है अपोजिट चार्ज कैसे लेके घूम रही है। फिल्टर चार्ज बनाई ऐसे मटेरियल की जाती है। सपोज दैट मैंने आपको बोला कि जियो टेक्सटाइल मटेरियल की है ना, तो इसके अंदर क्या होगा, मटेरियल जो इस प्रकार से ऐड किए जाते हैं कि उसके ऊपर अपने आप जब वो पानी के, भैया आपको H2O का तो पता है ना भैया, पानी के अंदर से ये जो ऑक्सीजन घूम रहा होता है इसके साथ रिएक्ट करते हैं, बहुत सारे मटेरियल इसको रिएक्ट करते हैं। क्यों? ये भैया इनसे, ये आपको पता होगा, अगर केमिस्ट्री वाले हो ना तो आपको पता होगा, पोलर फॉर्म पता होगा कि यहाँ पर लोन पेयर होता है, बहुत तगड़ी केमिस्ट्री होती है यहाँ पे ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद में, है ना। ये ऑक्सीजन कैसे घूम रहा होता है, क्यों ये मेटल्स के साथ करता है, बहुत छोटी कक्षाओं का अध्ययन है ये, मैं आपको यहाँ नहीं करवा सकता, लेकिन फिर भी छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। देखो जियो टेक्सटाइल मटेरियल है या कुछ ऐसे मटेरियल्स यूज किए जाते हैं जिनके ऊपर इन इंप्यूरिटीज से क्या होते हैं, अपोजिट चार्ज होते हैं। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, दोनों मिलकर क्या हो गए, न्यूट्रल। क्या हमारा काम यही था क्या हमें यही चाहिए था क्या, कि इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेज आए, मतलब सारी इंप्यूरिटीज क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए और सेटल कर जाए, है ना, यही चाहिए था। और हमारा काम क्या हो जाता है यहाँ पर,
खत्म हो जाता है। ये 4 प्रोसेस थी जो फिल्ट्रेशन के अंदर होती है। सबसे पहले मैंने आपको बताया मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, उसके बाद में क्या होगा सेडिमेंटेशन। थर्ड प्रोसेस जो आपका होगा वो कैसा होगा, थर्ड प्रोसेस आपका क्या हो रहा है यहाँ पर हो रहा है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, और फोर्थ आपकी हो रही है इलेक्ट्रोलाइटिक चेंजेस। 4 प्रोसेस मैंने आपको समझा दिए। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्लो सैंड फिल्टर, रैपिड सैंड फिल्टर का डिजाइन डेटा, ठीक है। और अगर एक वीडियो और बना उसके बाद में फिल्ट्रेशन का, देखो फिल्ट्रेशन क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वीडियो ऑटोमेटिकली बनेंगे। इन चीजों को मैं इससे ज्यादा शॉर्ट कर भी नहीं सकता, समझ रहे हो, इन चीजों को इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं कर सकता। और अगर कोई इससे ज्यादा शॉर्ट करके पढ़ा रहा है तो फिर वो भाई चीता है, ठीक है। मेरे पास एक ही शब्द है, इससे ज्यादा अगर कोई शॉर्ट कर दे रहा है ना तो वो चीता है। मैं भी उसको नमस्कार करता हूँ, ठीक है जी। मैं अपने शब्दों का यही विराम देता हूँ। धन्यवाद।